एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 21 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और तिथि लिखेंगे 11 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का पाठ 5, जब जनता बगावत करती है। पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे जनता की नज़र से। जब जमाने में उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़िए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर स्रोत 1 दिया हुआ है और ये स्रोत 2 है। ठीक है, तो जो अंग्रेजी शासन था बच्चों, आप सभी जानते हैं, उन्होंने हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, सभी पर बहुत अत्याचार किए थे और जबरन उन्हें ईसाई बनाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से उन्होंने अत्याचार किए थे, हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। 84 नियमों की सूची, पहला स्रोत है हमारा 84 नियमों की सूची। तो यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। जो माझा प्रवास पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखी गई है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। बच्चों मथुरा में एक यज्ञ आयोजित किया जा रहा था जिसमें वो भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, है ना। तो जो अंग्रेज लोग थे वो कोहराम मचाने वाले थे और सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। जो अंग्रेज सरकार है वो ना तो हिंदू को और ना ही मुसलमान, दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कितने नियमों की सूची है? 84 नियमों की, जिसमें 84 नियम हैं और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने मतलब सिपाहियों ने ये बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजों ने 40 नियमों की एक सूची बनाई है, लेकिन जो राजा हैं वो उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। जो राजा महाराजा हैं वो अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों से ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बनाए हुए नियमों को नहीं मानेंगे, है ना। तो घातक परिणामों की, अब घातक परिणाम किसके होंगे? जब नहीं मानेंगे तो 2 शक्तियाँ टकराएंगी, आपस में तो युद्ध होंगे, है ना। तो घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्सा में अपने राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो बच्चों ये जो डिटेल है ये हमें पता चलता है इससे कि जो अंग्रेज़ थे वो जबरन हमारे देश पर, हमारे देश के राजा महाराजाओं पर अपने नियमों को थोप रहे थे और जब राजाओं ने उन नियमों को मानने से मना किया तो युद्ध की स्थिति तैयार हो गई थी। और वो कौन से नियम थे? वो थे 84 नियमों की सूची, जो कि अंग्रेज भारतीयों पर जबरन थोप रहे थे। दूसरा स्रोत है बच्चों, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। जो भारतीय सेना की टुकड़ियां थीं उनमें बहुत जल्दी क्रोध भर गया। और क्या कारण थे बच्चों, ये हम आगे पढ़ेंगे। उस दौर की एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। बच्चों ये सीताराम पांडे कौन थे? ये सूबेदार थे, ठीक है। और इन्होंने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण क्या होते हैं बच्चों? यादों पर आधारित जो लेख होते हैं, है ना, उसे संस्मरण कहते हैं। जो बंगाल के 90वें आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, क्योंकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अब देखो ये जो सीताराम थे इनके बेटे को भी अंग्रेजों ने उनके सामने ही मार दिया था।
सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके जो कमान अफसर थे उनका नाम क्या था? नॉरगेट था, और उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वो संस्मरण लिखे। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब इन्होंने किस में लिखे? इन्होंने अवधी भाषा में लिखे, है ना। और नॉरगेट जो था ये अंग्रेज था, तो इसने अंग्रेजी भाषा में उनका अनुवाद किया। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। जो संस्मरण थे उसको नाम दिया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा दिया है। बच्चों, विदेशी कौन थे? यही अंग्रेज थे। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। ठीक है बच्चों, उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। अब बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो सीताराम ने जो संस्मरण लिखे थे, उन संस्मरणों में ये बताया है कि जो अवध पे कब्जे हुए थे, अवध पर किसने कब्जा किया था? अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो उससे जो सिपाही थे, उन सिपाहियों में बहुत अविश्वास भर गया था, है ना। उनसे क्या हुआ था? बहुत अधिक अविश्वास भर गया था और वे सरकार की खिलाफ साजिशें करने लगे थे। अब देखो, इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भी भेजा था, है ना। रेजिमेंट के कुछ लोग थे, उनको अलग अलग छावनियों में भेजा था। छावनी मतलब सेना की टुकड़ियाँ। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। ये जो लोग थे प्रशिक्षण देने आए थे, उन्होंने सिपाहियों को कुछ समय तक तो प्रशिक्षण दिया, और इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। और बच्चों, हमारे धर्म में तो गाय है इसको बहुत ही परम पूज्य माना जाता है ना। और भारतीय कैसे स्वीकार कर पाते कि गाय और सूअर के चर्बी चढ़े हुए लेपों के कारतूसों का वो प्रयोग करें? तो इसकी वजह से भी भारतीय जो सैनिक थे उनके मन में विद्रोह की भावना पनपी थी। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, है ना। कुछ ने ऐसा कहा कि जैसे कि हमने 40 साल तक जॉब कर ली, लेकिन कोई भी ऐसा सरकार ने काम नहीं किया जिससे कि हमारे मजहब को, हमारे धर्म को चोट पहुँचे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्सा में थे। सबसे पहले गुस्सा किस बात पे था? क्योंकि अवध पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। अब बच्चों, जो अंग्रेज थे वो ईसाई बनाना चाहते थे। ये लोगों ने इस तरह की बातें गढ़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद ये सत्य भी हुआ था। बच्चों, बहुत सारे ईसाई मिशनरी आए थे जिन्होंने कि बहुत सारे अंग्रेज सरकार ने ऐसे नियम भी बना दिए थे कि अगर कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपनाएगा तो उसे पैतृक संपत्ति जो कि तो उसकी रहेगी, उसमें से कोई भी सरकार नहीं लेगी। तो ऐसा नियम भी बनाया था अंग्रेजी सरकार ने। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उनके इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चलने की हिदायत दी। बच्चों, ये जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, ये जो पैसेज पढ़ा है, ये सीताराम पांडे का जो सिपाही टू सूबेदार जो उन्होंने संस्मरण लिखा था, ये उसी का एक भाग था। तो बच्चों, अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को
क्यों लौट जाने को कहा। तो क्यों लौट जाने को कहा था, तो पहले प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, सिपाहियों ने विष्णु भट्ट तथा उनके चाचा को लौट जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेज सरकार हिंदुओं व मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए आमादा थी। आमादा मतलब तत्पर थी, एकदम तैयार थी। दूसरा प्रश्न है, सीताराम पांडे कौन थे, उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, सीताराम पांडे बंगाल आर्मी में सिपाही थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखोगे बच्चों, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास इस अफवाह से भर गया था कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, इतिहास को जानने में संस्मरण की बहुत बड़ी भूमिका है। संस्मरण यादों के आधार पर लिखा गया लेख होता है जिससे लिखने वाले के समाज, आंदोलनों, समस्याओं, रीति रिवाजों आदि के बारे में पता चलता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी वर्कशीट। अब आप फुल स्क्रीन पर प्रश्नों के उत्तर दिखाई दे रहे होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप इन्हें लिख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना।